हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। देखिए हम लोग यहाँ एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए देख रहे हैं और जैसे कि आपको पता ही है कि एमएड का फोर्थ पेपर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। एजुकेशनल रिसर्च वाला जो पेपर था वो उसे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये जो पेपर है ये सेकंड पेपर है अब, ठीक है। ये सेकंड है, इसकी फ़र्स्ट यूनिट हम लोग कर चुके थे, लेकिन फ़र्स्ट यूनिट में कुछ टॉपिक रह गए थे जिनमें बुद्धिज़्म जैनिज़्म रह गया था, ठीक है। और उसमें शिक्षा नीतियों से संबंधित कुछ नीति रह गई थी, तो वो वाली भी नीति हम लोग करेंगे। लेकिन हमने आज सोचा कि ऐसा करते हैं, पहले कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं फर्स्ट यूनिट वाले, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड हैं वो रख देते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाए हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं, जिनमें से आपके पेपर में आने के चांसेस हैं काफ़ी हद तक, ठीक है। तो आप इसमें से एक बार देख लीजिए, यदि आपको इस तरह अच्छा लगेगा तो हम लोग यूनिट वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डालेंगे, ठीक है। तो आपको याद होगा अच्छी तरह से कि आपका सेकंड पेपर है और इसका नाम है हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक है। हम एमएड के लिए देख रहे हैं और यहाँ पर हम एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए देख रहे हैं और सेकंड पेपर है ये, ठीक है, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ एजुकेशन, ठीक। तो ये पेपर का नाम है और क्या है, ये फर्स्ट यूनिट के हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड है और आपके पेपर में आ सकते हैं। यानी कि फर्स्ट यूनिट में जो जो चीज़ें थी उसी से संबंधित हैं ये सारे क्वेश्चन और आपके पेपर में आने के इनके चांसेस हैं काफ़ी हद तक। तो आप इन्हें सही से पढ़ लिया तो काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। और इसका जितना भी जो थ्योरी है वो थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें से एक दो टॉपिक रह गए, उन टॉपिक्स को हम कल क्लियर कर देंगे, ठीक है, कल क्लियर कर देंगे। तो हमने अभी सोचा कि अभी फ़िलहाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने डालते हैं, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा और आपको थोड़ा आपका रिवीजन भी हो जाएगा और रिवीजन के साथ साथ आपका थोड़ा टेस्टिंग भी हो जाएगा, आप टेस्ट भी कर लोगे कि आपको इसके बारे में कितना पता है, ठीक है। तो इसलिए मैं सोचा कि यही डाल देते हैं अभी। यदि आपको ऐसे अच्छा लगता है, ऐसा अच्छा लगे तो फिर आगे हम ऐसे डालेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ आंसर बताएंगे उससे पहले आप लोग आंसर देने की कोशिश करना अपने आप ही, ओके, ध्यान रखना। जैसे वीडियो चल रही है और जैसे हम प्रश्न पढ़ें तो अपने आप ही आंसर देने की कोशिश करना, वीडियो को पॉज करके और आंसर देने की कोशिश करना। फिर देखना आपके कितने सही हैं, टोटल कितने क्वेश्चन हो उसमें से आप कितने सही हैं ये बताना फिर कमेंट बॉक्स में। ओके, चलते हैं, चलो। इसमें देखिए पहला है, ये क्या हो जाता है, पहला देखिए, वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। तो वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? शारीरिक विकास, ज्ञान संवर्धन, आध्यात्मिक उन्नति, नैतिक विकास। इसमें देखिए ये जो है ये सब तो थे, सब सही हैं, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य था ना वो था आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक विकास। तो वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? आध्यात्मिक उन्नति। ओके, आगे देखिए, वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख संस्कार क्या था? वैदिक तो इसका जो प्रमुख संस्कार था ना वो था उपनयन संस्कार। वैदिक काल में यही तो होता था कि शिष्य गुरुजी के पास जाकर शिक्षा ग्रहण करता था। उपनयन का मतलब क्या होता है? गुरुजी के समीप जाकर बैठना, यानी कि समीप बैठना। ओके, और तीसरा देखिए, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत में जो आधुनिक शिक्षा का जो जन्मदाता कहा जाता है चार्ल्स ब्रांड को कहते हैं। ओके, देखो आपको किसी प्रश्न में कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उसे रीचेक किया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। अभी आंसर वो लगाए जा रहे हैं जो इस पेपर के अनुसार आंसर है वही लगाए जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको किसी भी आंसर में कन्फ्यूज़न हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, फिर उसे हम देखेंगे, सही से पढ़ेंगे, उसके बाद हम आपको उसको बताएंगे। ओके, चलो देखिए, लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानूनी सलाहकार के रूप में भारत में कब आया था? हाँ देखिए, इसमें लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानूनी सलाहकार बन के कब आया था भारत में? लॉर्ड मैकाले जो था ना गवर्नर जनरल की काउंसिल का कानूनी सलाहकार बन के भारत आया था, तो वो कब आया था इसके बारे में ये लोग पूछ रहे हैं। तो कब आया था? 10 जून 1834 को आंसर होगा इसका ए। ध्यान से पढ़ना, आपके पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। और वैसे तो हम ये बता ही चुके हैं, इसका पूरा थियोरटिकल तो हम दे ही चुके हैं आपको, लेकिन इसमें से फर्स्ट यूनिट में से कुछ टॉपिक रह गए थे, तो वो टॉपिक आपको हम कल क्लियर करा देंगे और हो सका तो आज रात 12 साढ़े 12 बजे तक हम वो दूसरी वीडियो भेज देंगे आपको, ठीक है। फिलहाल आप ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कीजिए जिनसे आपको फ़ायदा मिले और आपके पेपर में आ सकते हैं पूरी तरह से। चलो आगे चलते हैं। आंसर आपने लगा लिया होगा इसका,
ये लगा लेना। आगे चलिए 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। सर्वप्रथम अंग्रेजों द्वारा भारत में शिक्षा देने का उद्देश्य क्या था? अब सोच के बताओ, भारत में अंग्रेज शिक्षा क्यों दिलाना चाहते थे? क्या कारण था? क्या वो आपको नौकरी के लिए प्रशिक्षित कर रहे थे? हाँ, या भारतीयों का स्तर ऊंचा उठाना चाह रहे थे? नहीं भैया, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो इतने निकम्मे थे कि केवल अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे और अपनी नींवें जमाना चाहते थे। केवल इतना था उनका, है ना। उन्हें आपकी तरक्की से कोई मतलब था ही नहीं। वो अपने मतलब से मतलब था उनको, बस आपको तो केवल एक दिखावे के रूप में वो यहाँ पर नियुक्त करना चाह रहे थे और कुछ नहीं था। ठीक है, तो इसमें लगाएंगे आप ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। ये देखिए आगे वाला, सन 1835 क्यों प्रसिद्ध है? तो 1835 में, चूँकि आपको पता है कि 1834 में मैकाले आ गया था कानूनी सलाहकार बन के, तो उसने क्या दिया था? उसने निस्यंदन का सिद्धांत दिया था। किसने? मैकाले ने। मैकाले का निस्यंदन सिद्धांत आपको याद होगा, फिल्ट्रेशन थ्योरी। हमने आपको बताया था कि मैकाले ये कहता था कि केवल उच्च वर्ग के लोगों को पढ़ा दो और जब ये लोग पढ़ जाएंगे तो इन्हीं से ज्ञान छन छन कर निम्न वर्ग के पास तक पहुंच जाएगा। उच्च वर्ग इनकी नज़र में कौन था? इस मैकाले की नज़र में उच्च वर्ग इसकी नज़र में वो थे जो शहंशाह हुआ करते थे, सेठ साहूकार हुआ करते थे। गरीब व्यक्ति नहीं था। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण क्षत्रिय हों या वैश्य हों, ऐसा नहीं था। उच्च वर्ग इसकी नज़र में वो थे जो बहुत पैसे वाले धनी लोग थे। ठीक है, तो 1835 क्यों प्रसिद्ध था? क्योंकि मैकाले ने अपना निस्यंदन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अब निस्यंदन यानी कि छन्नीकरण यानी कि फिल्ट्रेशन थ्योरी किसने दिया था? ये पूछ रहे हैं। तो अभी हमने ऊपर वाले प्रश्न में देखा है किसने दिया? मैकाले ने। ये आप पढ़ लेना, आपके पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं, ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे वाला देखिए, विलियम बेंटिक ने अपनी शिक्षा नीति की घोषणा कब की थी? विलियम बेंटिक जो था उसने अपनी शिक्षा नीति की घोषणा कब की थी? जब वो मैकाले आया था ना, तब, है ना। जब वो मैकाले आया था और उसने निस्यंदन का सिद्धांत दिया था, तब की थी। तो कब की थी? 1835 में। इस सारे प्रश्नों को आप सही से पढ़ेंगे, ये विशेष ध्यान रखेंगे आप इस बात का, सही से पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या, जैसे हम प्रश्न पढ़ रहे हैं तो आप आंसर देने की कोशिश किया करो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, और फिर आप चेक करके बताना हमको कितने आपके सही हैं। आगे देखिए, यह भारतीय शिक्षा का महाघोषणा पत्र है। क्या ये मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया क्या था? ये वुड डिस्पैच था। वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया था, यानी कि महाघोषणा पत्र कहा गया था। तो किसने कहा था? ये किसने कहा था? ये कहा था जेम्स ने। किसने कहा था? जेम्स ने। ओके, 10वां देखिए, वुड घोषणा पत्र में प्रस्तुत सुझाव नहीं थे। नहीं को ध्यान रखना, नहीं थे। तो पहला देखिए, प्रत्येक राज्य में एक शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। तो ये तो था, ठीक है, ये तो था। दूसरा देखिए, मेधावी परंतु गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाए, ये भी सही था। यहाँ भले कुछ भी हो, लेकिन क्या है, भले ही यहाँ पर इन्होंने कह दिया था कि हम गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति देंगे, शिक्षा विभाग की स्थापना करेंगे, लेकिन इन सब के झूठे सांचे बातें थी, केवल झूठे सांचे वायदे थे, बेकार लोग थे, इन्होंने बेकार ही किया सब कुछ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्या सुझाव नहीं थे पूछ रहे हैं? तो देखो, पहला वाला भी था, दूसरा वाला भी था, और देखिए ये शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए नॉर्मल स्कूल खोले जाएँ, ये भी था। लेकिन जो तीसरा वाला है ये नहीं था, तो आंसर इसका होगा सी, लंदन विश्वविद्यालय की कलकत्ता एवं मद्रास में शाखाएं, तो ये नहीं था आंसर। ठीक है, कितने प्रश्न, कितने इसमें मैसेज आते हैं। ठीक है, तो सी वाला नहीं था, 100। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, शिक्षा नीति 1854 की घोषणा किसने की थी? आपको पता है कि 1854 में वुड डिस्पैच आया था, वुड का घोषणा पत्र आया था 1854 में, तो क्या होगा? चार्ल्स वुड। ध्यान रखना, 1835 में क्या आया था, 1854 में क्या आया था, ये विशेष ध्यान रखना। ठीक है, 1854 में क्या था? वुड डिस्पैच, बहुत पूछा जाता है। आगे चलते हैं। लॉर्ड रिपन द्वारा 3 जनवरी 1882 को गठित भारतीय शिक्षा आयोग के कुल 20 सदस्यों में से कितने भारतीय सदस्य थे? जो 1882 में 3 जनवरी 1882 को भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था, ये डेट वगैरह आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लेना। ठीक है, कब हुआ था? 3 जनवरी 1882 को क्या हुआ था? भारतीय शिक्षा आयोग का गठन। उसमें टोटल 20 सदस्य थे। 3 प्रश्न तो इसी में से बन गए। टोटल 20 सदस्य, तो उसमें भारतीय कितने थे? तो उसमें जो भारतीयों की संख्या थी वो थी 7। कितनी? 7। ये हम बता चुके हैं आपको पहले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, सन 1902 में भारत में कितने विश्वविद्यालय थे? यहाँ 1902 की बात की जा रही है, तो भारत में उस वक्त कितने विश्वविद्यालय थे? 5 थे। ठीक है, क्या लगाएंगे आप? 5 थे। 1902 में भारत में कितने विश्वविद्यालय थे? 5 थे। 14 देखिए, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 में कितने भारतीय सदस्य थे? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 में कितने भारतीय
सदस्य थे, तो इसमें कितने थे? 2 थे सिर्फ, ठीक है। 1902 तक भारतीय सदस्यों की संख्या विश्वविद्यालय आयोग में 2 ही थी। ओके। 15 देखिए, प्रत्येक ट्रेनिंग कॉलेज से एक उत्तम अभ्यासात्मक स्कूल संबद्ध किया जाए, ठीक है। ये किसने सिफारिश की थी कि प्रत्येक ट्रेनिंग कॉलेज से एक उत्तम अभ्यासात्मक स्कूल को संबद्ध किया जाए? ये किसने सिफारिश की थी? तो ये की थी शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव 1904 की, ठीक है। किसने की थी? शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव 1904। ध्यान रखना है इसको। किस ट्रेनिंग कॉलेज के बारे में कहा था? किसने कहा था? शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव ने 1904 में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, बड़ौदा के नरेश ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिनियम कब बनाया? बड़ौदा के नरेश ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिनियम, जो प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य मतलब कब बनाया कि प्राथमिक शिक्षा होनी ही चाहिए जिससे बच्चों का विकास हो, जिससे सबका विकास हो, तो कब बना था? ये बनाया था 1906 में, ठीक है। बड़ौदा के नरेश जो थे उन्होंने कहा था कि प्राथमिक शिक्षा का अधिनियम बना के तैयार करो जिससे सबके लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध हो। कब हुआ था? 1906 में। आगे देखिए, सैडलर आयोग जाना जाता है, तो सैडलर आयोग का एक नाम और है जिसको कहते हैं कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। क्या नाम है? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। आगे देखिए, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया गया था? कब किया गया था, ठीक है। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया गया? 1917 में। कब? 1917 में। यानी कि कुल मिलाकर ये इसमें पूरा प्रश्न हो गया आपका। सैडलर आयोग को कलकत्ता आयोग के नाम से जाना जाता है और इसका गठन किया गया था 1917 में, ठीक है। चलो 19वां देखिए, गोखले ने प्राथमिक शिक्षा संबंधित विधेयक, यहाँ देखिए, गोखले ने प्राथमिक शिक्षा संबंधित विधेयक धारा सभा में कब प्रस्तुत किया था? तो ये कब प्रस्तुत किया था इन्होंने? इसके बारे में पूछा गया है। तो उन्होंने प्रस्तुत किया था 1911 में। गोखले ने किसके लिए प्रस्तुत किया था? प्राथमिक शिक्षा संबंधित विधेयक को प्रस्तुत किया था। कब? 1911 में। इसका आंसर होगा बी। 20वां देखिए, प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या की ओर किस समिति ने ध्यान दिया था? यानी कि प्राथमिक शिक्षा में कुछ अपव्यय होता है, कुछ अवरोधन होता है, इसकी समस्या की ओर किस समिति ने ध्यान दिया था? तो समितियों के बारे में आप इन्हें पढ़ना, ठीक है। किसने दिया था? हर्टॉग समिति ने। हम पढ़ा चुके हैं समितियों के बारे में। किसने ध्यान दिया था? हर्टॉग समिति ने। ध्यान रखना कि प्राथमिक शिक्षा में जो अपव्यय हो रहा है या अवरोधन आ रहा है उसके बारे में किसने कहा था? हर्टॉग ने कहा था। 21 देखिए, महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रस्तुत की थी, तो सब जानते हैं महात्मा गांधी वर्धा शिक्षा योजना के बारे में कहा था ना, तो 1937 में। ओके। 22 देखिए, जाकिर हुसैन समिति ने वर्धा शिक्षा योजना कब प्रस्तुत की थी? अब महात्मा गांधी ने जब राष्ट्रीय शिक्षा योजना वर्धा में प्रस्तुत की थी 1937 में, तो जाकिर हुसैन उससे पहले तो नहीं होंगे, जहाँ तक है ना, उससे पहले तो नहीं होंगे, तो क्या होंगे? उससे बाद में ही होंगे, क्योंकि सबसे पहली बार महात्मा गांधी ने कहा था, सबसे पहले, और वो पहली बार थी 1937, तो उनके बाद ही किसी ने कहा होगा। तो आप सब देखिए, इसमें जितने ऑप्शन हैं इनमें से केवल एक ही बात का है, क्या है? 1938। तो 1938 में किसने प्रस्तुत किया था शिक्षा योजना? कब? जाकिर हुसैन ने की थी, ठीक है। ओके। वर्धा शिक्षा योजना जाकिर हुसैन ने कब प्रस्तुत की थी? 1938 में, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा योजना सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हो ना कि वहाँ पर लिखा हुआ है 6 से 14 वर्ष के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क शिक्षा, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। तो उनसे भी पहले, अपने संविधान से पहले भी किसने कहा था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए? ये कहा था महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी ने। जहाँ वर्धा की कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, वहीं पर कहा था, ठीक है। एक बहुत बड़ा समाज जो लगा हो तो वहाँ कहा था। आगे देखिए, बेसिक शिक्षा का कौन सा मुख्य सिद्धांत नहीं है? जहाँ नहीं आ जाए उस नहीं को क्लिक करके जरूर चलना, क्योंकि नहीं कभी कभी बड़ा काम बिगड़वा देता है, ठीक है। बेसिक शिक्षा का कौन सा मुख्य सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा सिद्धांत इसमें नहीं है? देखो, समवाय पद्धति थी, ठीक है, समवाय पद्धति भी थी, शिल्प केंद्रित परीक्षा भी थी, लेकिन साहित्यिक शिक्षा नहीं थी। बेसिक शिक्षा में आप जानते हो ना कि बेसिक शिक्षा में बहुत हल्की शिक्षा होती है, ठीक है, और मतलब साहित्यिक शिक्षा नहीं थी इसमें, ठीक है। आगे देखिए, सार्जेंट योजना को जाना जाता है। सार्जेंट योजना के एक नहीं कई नाम थे। सार्जेंट रिपोर्ट भी कहा जाता था, भारत में युद्धोत्तर शिक्षा विकास योजना भी कहा जाता था, ठीक है, यानी क्योंकि युद्ध के बाद ही इसको बनाया गया था। और आगे देखिए,
केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट भी कहा जाता है, यानी कि इसके सभी नाम सही हैं। ठीक है, आंसर लगाएंगे आप इसका डी। 26वां देखिए, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन कब हुआ था। अब आप ये देख रहे हो कि यहाँ बोल दिया सार्जेंट रिपोर्ट, इसका दूसरा नाम दे दिया, या तीसरा नाम दे दिया, चौथा नाम दे दिया। अब ये भी कह दिया गया कि केंद्रीय सलाहकार बोर्ड यानी कि सार्जेंट योजना का गठन कब हुआ था, अब ये भी कह दिया गया। ठीक है, तो अब इसका ये कब हुआ था, 1921 में। आंसर लगाएंगे आप इसका ए। ओके, 1921। आगे चलते हैं। निम्नांकित आयोग समिति अध्यक्ष युगलों में से कौन असत्य है। ये क्या पूछ रहे हैं, इनमें से कौन असत्य है, यानी कि कौन सही नहीं है। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग, हर्टॉग, ये गलत है। ठीक है, आंसर होगा इसका ए। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के बारे में किसने कहा था, मुदालियर आयोग ने कहा था, ना कि हर्टॉग आयोग ने। किसने कहा था, मुदालियर आयोग ने। माध्यमिक शिक्षा का मतलब ही मुदालियर आयोग है। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़े, चलते हैं। और बाकी सब सही है, इनको आप पढ़ लेना। हर्टॉग समिति, फिलिप हर्टॉग, कलकत्ता आयोग, माइकल सैडर, हंटर आयोग, विलियम हंटर। ठीक है, बस यही गलत है। और इनका नाम जरूर आप ध्यान रखना, क्योंकि एकमात्र वही थे जिन्होंने सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा के बारे में कहा था। कौन थे, मुदालियर। ठीक है, कौन थे, मुदालियर आयोग। ओके, चलो आगे हम लोग चलते हैं। 28वां देखिए, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था, 1948 में। ठीक है, डेट याद रखना। और हाँ, जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है, इस वीडियो को उनके पास तक भेज देना, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे जिनके पास बिल्कुल नोट्स उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए ये इस तरह की वीडियो इस वजह से और बनाई जा रही है कि जिनको नोट्स उपलब्ध नहीं, कम से कम इस तरह के क्वेश्चन वो पढ़ के तो चले जाएँ, एक बार देख तो लें कि कैसे प्रश्न आ सकते हैं, है ना। एक बार देख के तो चले जाए वो। तो आप ये वीडियो उन बच्चों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आप भी इनको बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेना, क्योंकि इनमें से कौन से प्रश्न आएंगे कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो आप आगे चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था, 1948 में हुआ था। 29वां देखिए, ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था। यहाँ ग्रामीण की बात की जा रही है कि गाँव में भी विश्वविद्यालय बनना चाहिए। तो ये किसने कहा था, ये कहा था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने। आंसर होगा इसका सी, क्या, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। ओके, आगे देखिए, भारत में सर्वप्रथम 10+2+3 शिक्षा संरचना को किस आयोग ने प्रस्तावित किया था। देखो इसके बारे में, यानी 10+2+3 के बारे में, 10+2+3 तो आप जानते ही होंगे कि पहले 10th क्लास, उसके बाद +2 क्या है, इंटर हो गया, +3 क्या हो, ग्रेजुएशन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से था। भारत में सर्वप्रथम 10+2+3 के बारे में किस आयोग ने प्रस्तावित किया था। देखो इसके बारे में राधाकृष्णन आयोग ने भी बताया था, लेकिन इसका जो बिल्कुल सही होगा वो होगा कोठारी आयोग, उसने उन्होंने प्रस्तावित किया। ठीक है, तो और आपको इसमें कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, इसका आंसर क्या होगा, कोठारी आयोग। ओके, अच्छा एक बात और बताऊं, कहीं कहीं आंसर इसका राधाकृष्णन आयोग दिया हुआ है, लेकिन जो इस पूरी तरह प्रमाणित जो हुआ था वो था कोठारी आयोग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 को किस आयोग से किसके नाम से जाना जाता है। हमने आपसे कहा था जहाँ माध्यमिक शिक्षा आ जाए वहाँ मुदालियर आयोग होगा ही होगा, और उसका कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। जहाँ माध्यमिक शिक्षा मतलब मुदालियर आयोग। ओके, चलो आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग की प्रमुख सिफारिशें हैं। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं। अरे यार, माध्यमिक शिक्षा आयोग की प्रमुख सिफारिश कौन सी है इसमें से। तो इनकी जो प्रमुख सिफारिश है ना, सभी शिक्षकों को त्रिमुखी लाभ योजना प्रारंभ की है, यही सही है। ठीक है, बाकी इनमें से कोई भी सही नहीं है। ओके, सभी शिक्षकों की त्रिमुखी लाभ योजना प्रारंभ किया है। आगे देखिए, मुदालियर आयोग संबंधित है। तो हमने आपसे कहा था जहाँ माध्यमिक शिक्षा आ जाए वहाँ मुदालियर आयोग है। आगे देखिए, 34वां, बहुउद्देशीय माध्यमिक विद्यालय किसकी सिफारिश पर खुले थे। कौन से बहुउद्देशीय माध्यमिक विद्यालय किसकी सिफारिश पर खुले थे। देखो आप लोग आंसर करने की कोशिश किया करो, आंसर अपने आप भी करने की कोशिश किया करो, फिर आप हमको बताइएगा कि आंसर आपके कितने सही हुए हैं। ठीक है, बताइएगा, लेकिन आंसर अपने आप क्या करो, वीडियो पॉज कर लिया करो, फिर आप उसका आंसर दिया करो। ठीक है, इससे आपका भी पक्का हो जाएगा ना, और बिल्कुल पेपर में आ सकते हैं, ये टेंशन लेना मत, इस तरह के प्रश्न होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुउद्देशीय माध्यमिक विद्यालय किसकी सिफारिश पर खुले थे। बहुउद्देशीय, ठीक है, ध्यान रखना इस शब्द को। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिश पर खुले थे।
आगे देखिए, यहाँ लिखा है हमारी, ये मारी रह गया, यहाँ हा होगा। हमारी माध्यमिक शिक्षा हमारे शैक्षिक ढांचे की सबसे कमज़ोर कड़ी है। क्या था यहाँ पर? हमारी माध्यमिक शिक्षा हमारे शैक्षिक ढांचे की सबसे कमज़ोर कड़ी है और इसमें शीघ्र सुधार की आवश्यकता है। ये पूरा नहीं है यहाँ पे, इसमें शीघ्र सुधार की आवश्यकता है। किसने कहा था? हमारी माध्यमिक शिक्षा हमारे शैक्षिक ढांचे की सबसे कमज़ोर कड़ी है, सबसे कमज़ोर कड़ी है और इसमें शीघ्र सुधार की आवश्यकता है। ये किसने कहा था? ये कहा था मुदालियर आयोग ने। ठीक है, मुदालियर आयोग ने। इसके बारे में राधाकृष्ण आयोग पहले बोले थे कि बहुत कमज़ोर नींव है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा हो नहीं रही है इसलिए बहुत कमज़ोर नींव है। ये उन्होंने कहा, राधाकृष्ण ने भी कहा था। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? मुदालियर आयोग। ओके, आगे चलते हैं। क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मुदालियर आयोग से संबंधित है इसलिए सारे यहाँ पर इसका आंसर मुदालियर आयोग होगा। ठीक है, और कहा तो राधाकृष्ण आयोग ने भी यही था, ऐसे कहा था कि हमारा माध्यमिक शिक्षा बहुत वीक होती जा रही, वीकनेस बढ़ रही है उसमें बहुत। आगे देखिए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, इसकी स्थापना कब की गई? यानी NCERT। तो NCERT की स्थापना कब की गई थी? 1961 में। कब की गई थी? 1961 में। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, अब यदि पेपर में आता और तो आयोग क्या मानता पता नहीं, इसका आंसर ये भी सही है, राधाकृष्ण आयोग। ठीक है, जो हम आपसे बार बार कह रहे हैं ये भी इसका आंसर सही है। तो जहाँ राधाकृष्ण आयोग मुदालियर आयोग का आए तो अब राधाकृष्ण आयोग लगा देना। ठीक है, क्योंकि इन्होंने इसके बारे में पहले कहा था, मुदालियर आयोग से पहले इन्होंने कहा था राधाकृष्ण आयोग ने। ठीक है, तो अब ये राधाकृष्ण आयोग लगाना इसका आंसर। आगे देखिए, यहाँ देखिए, NCERT ने करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन को कब प्रकाशित किया था? देखिए इसमें NCERT ने करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन को कब प्रकाशित किया? कब प्रकाशित किया था इन्होंने? तो इन्होंने टीचर ट्रेनिंग जो करिकुलम फ्रेमवर्क है इसको प्रकाशित किया था इन्होंने 1998 में। कब? 1998 में। ठीक है, ध्यान रखना, करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन कब प्रकाशित किया गया? 1998 में, 1998। आगे देखिए, कोठारी शिक्षा आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी। तो कोठारी शिक्षा आयोग कब बना था? उसकी रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई थी? 1964-66 में हुई थी ना। तो आपको अच्छी तरह याद होगा, जहाँ तक नहीं याद हो तो जो पिछले वीडियोज़ हैं ना उन्हें आप पढ़ लेना, ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, तो कब हुई थी रिपोर्ट प्रस्तुत, कब हुई थी कोठारी आयोग की? 1966। बहुत काम किया था कोठारी आयोग ने। क्या क्या हो जाता है ये देखिए इसका सिस्टम कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है। खैर आपको उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। कोठारी शिक्षा आयोग का रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई थी? 1966 में। कब? 1966 में। आपको ध्यान होगा कोठारी आयोग 1964-66 में बना था। ठीक है, तो ये है कोठारी आयोग की टाइमिंग 1964-66। तो यहाँ रिपोर्ट प्रस्तुत करने की बात हुई तो 1966 में। आगे देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का कार्यक्षेत्र था। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का कार्यक्षेत्र क्या था? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने जिसके बारे में ज़्यादा बात करी थी वो थी संपूर्ण शिक्षा, यानी पूरी शिक्षा के बारे में, यानी कि प्राथमिक शिक्षा भी हो, माध्यमिक शिक्षा भी हो और उच्च शिक्षा भी हो और बालक का सर्वांगीण विकास भी हो पूरी तरह से। ये कहा था राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने, ये उसका कार्यक्षेत्र था। ठीक है, राष्ट्रीय मतलब पूरा इसको लेकर चल रहा है ये। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय सामाजिक एकता हेतु कोठारी आयोग का सुझाव था। चूँकि सामाजिक एकता ये चाहते थे तो इसका सुझाव क्या था? इसका सुझाव ये था कि कॉमन स्कूल सिस्टम खोले जाएं। ठीक है, क्या था? क्योंकि हमें समाज में एकता लानी है और समाज में एकता कैसे आएगी? जब सबके लिए कॉमन स्कूल होगा, है ना, सब बच्चों के लिए कॉमन स्कूल होगा। ऐसा नहीं किसी के लिए बड़ा स्पेशल स्कूल हो, ऐसा नहीं, सबके लिए कॉमन स्कूल होगा तो यहाँ पर सामाजिक एकता बढ़ेगी। इसलिए कॉमन स्कूल के बारे में उन्होंने कहा, कॉमन स्कूल सिस्टम। ठीक है, कॉमन स्कूल सिस्टम। चलो आगे देखते हैं। 41वां देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग यानी कि नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964-66। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग क्या था? ये वही तो है, कोठारी आयोग है ना। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को ही कोठारी आयोग कहते हैं ना। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 में सदस्यों की संख्या
कितनी थी? तो इनकी सदस्यों की संख्या थी 17। ओके, अगला देखिए, शैक्षिक अवसरों में समानता हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव कोठारी आयोग ने प्रस्तुत किया था? कौन सा सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था किसके लिए? अवसरों की समानता हेतु। तो ये दिया था नेबरहुड स्कूल। क्या दिया था? नेबरहुड स्कूल। इन प्रश्नों को, इन उत्तरों को आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ लेना और अच्छी तरह समझते जाना, ठीक है? इनमें से आने के पूरे चांसेस हैं, तो सही से आप पढ़ना। आगे चलते हैं हम लोग। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, है ना? चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए इस वाले प्रश्न को देखिए, रावलपिंडी के पश्चिम में 20 मील की दूरी पर विश्वविद्यालय स्थित था। कौन सा विश्वविद्यालय था? तो ये जो विश्वविद्यालय था ये था तक्षशिला। ध्यान रखना, रावलपिंडी के पश्चिम में 20 मील की दूरी पर। आगे देखिए, पटना के दक्षिण पूर्व में लगभग 55 मील की दूरी पर विश्वविद्यालय था। जहाँ पटना की बात आ जाए कि पटना के दक्षिण पूर्व में 55 मील की दूरी पर था, तो वो नालंदा था। आगे देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का शासक राजा धर्मपाल था। आगे देखिए, वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र था। क्या था वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र? तक्षशिला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ आगे देखिए, वैदिक कालीन शिक्षा की मुख्य भाषा थी। तो वैदिक कालीन शिक्षा की मुख्य भाषा क्या थी? संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत। छठवां है, वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन गलत है वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में? तो पढ़ के देखते हैं। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मुख्यतः ज्ञान प्राप्त करना था। नहीं, ऐसा तो नहीं था, इसमें आध्यात्मिक ज्ञान था। आगे देखिए, शिक्षा पर किसी प्रकार का बाह्य नियंत्रण नहीं था। ये तो सही है। गुरुकुल में प्रवेश से पूर्व उपनयन होता था। ये भी सही है। प्रत्येक विद्यार्थी को मेखला धारण करती थी। ये ठीक है। ठीक है, तो इसमें आंसर होगा क्या? ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परा विद्या संबंधित है। परा और अपरा दो चीज होती हैं, है ना? तो जो परा विद्या इसमें संबंधित है वो थी आध्यात्मिक ज्ञान से। ओके, यानी कि जो ईश्वर, जो इस संसार से परे है, परा विद्या जो संसार से परे, वो तो आध्यात्मिक ज्ञान था। तो आध्यात्मिक ज्ञान से। संसार का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? संसार का प्रथम विश्वविद्यालय तो तक्षशिला। जो लोग कहते हैं ना कि भारत में तो विद्यालय थे ही नहीं, भारत के लोग तो पढ़े लिखे थे ही नहीं, भारत में कभी किताबें थी ही नहीं, पुस्तकालय थे ही नहीं, उन बेवकूफ़ों से ये पूछो कि जिस देश में सबसे पहला विश्व का विद्यालय बना और जहाँ के योग्य टीचर, जहाँ के योग्य विद्यार्थी हुआ करते थे, और उन्हीं विद्यार्थियों की वजह से जगह जगह पर आयुर्वेद पहुँचा, उन्हीं विद्यार्थियों की वजह से, उन्हीं शिक्षकों की वजह से जगह जगह पर ज्ञान पहुँचा, उनके बारे में ये लोग कह देते हैं कि भारत में तो कभी ऐसा था ही नहीं। कभी इतिहास पढ़ाओ तो तब ना जाने वो। चलो खैर चलते हैं हम लोग। संसार का प्रथम विश्वविद्यालय क्या था? तक्षशिला था। ओके, आगे देखते हैं। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? नालंदा। बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम था। तो बौद्ध काल में तो पाली भाषा थी, लेकिन यदि बात आए वर्धमान के समय की, यानी कि महावीर स्वामी के समय की, यानी कि जैनिज्म के समय की, तो वहाँ पर अब क्या थी? अवधी और अर्धमागधी। ठीक है, क्या थी? अवधि और अर्धमागधी। अवधि को अर्धमागधी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से। बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? पाली था, आपने देख लिया। जैन धर्म के समय में क्या था? अर्धमागधी, अर्धमागधी या प्राकृत भाषा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें देखिए, ऐसा पूछा बौद्ध दर्शन के अनुसार सत्य है। देखो ये जो आपका चल रहा है ना, ये यहाँ पर जो क्वेश्चन चल रही है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये आपके पूरे फर्स्ट यूनिट में से हैं। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में से जो इम्पोर्टेंट हैं वो यहाँ पर आपके सामने रखे गए हैं। अब ऐसा नहीं कि इन्हीं में आपका काम चल रहा है, इसे इन्हीं में आपका काम नहीं चलेगा। आपको अपना फर्स्ट यूनिट का काम चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जितनी भी वीडियो डाली है फर्स्ट यूनिट की वो सब पढ़ना, और उसके अलावा अभी एक वीडियो और आएगी फर्स्ट यूनिट की, उसे भी पढ़ना। ठीक है, और फिर ये ऑब्जेक्टिव भी देखना। और बस ऑब्जेक्टिव इसलिए डाला जा रहा है जिससे आपको आइडिया रहे कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और आपके सामने जब आएँ तो आप धड़ाक से उन्हें कर ले जाओ। ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्टिव भी पूरा पढ़ना है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो पढ़ोगे तो उसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह कर पाओगे, और केवल ऑब्जेक्टिव पर रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो आपको यही दिखाया जा रहा है किस तरह के प्रश्न आएंगे, और यहाँ जो प्रश्न डाले जा रहे हैं उनमें से आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, इसलिए बढ़िया तरह पढ़ के जाना अच्छी तरह। देखिए, बौद्ध दर्शन के अनुसार सत्य है। तो सत्य क्या है बौद्ध दर्शन के अनुसार? क्षणिक। ठीक है, क्या है? क्षणिक। क्या ये सही लग रहा है आपको कि ये क्षणिक होगा यहाँ पर है?
चलिए आप आंसर देखते जाइए, ठीक है। जो इसमें आंसर दिया उसके हिसाब से हम लोग कर रहे हैं फ़िलहाल। तो किसी भी क्वेश्चन में आपको टेंशन हो या कन्फ्यूज़न हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना, उसको पूरा चेक किया जाएगा, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़न हो। चलते हैं बौद्ध दर्शन के साथ सत है, तो सत्य इन्होंने यहाँ क्षणिक को बताया है। आगे देखते हैं बौद्ध दर्शन के अनुसार, बौद्ध दर्शन के अनुसार इनमें ये जानना चाह रहे हैं कि इनमें क्या सत्य है, ठीक है। बौद्ध दर्शन के अनुसार आत्मा अपरिणामी शाश्वत द्रव्य है। नहीं, ऐसा नहीं है, अपरिणामी नहीं, परिणामी बोला इन्होंने। आत्मा चैतन्य विशिष्ट देह है, ये तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और केवल आत्मा ही सत्ता, ये भी नहीं। तो ऐसा आत्मा पंच स्कंदों का संघात है। बौद्ध दर्शन के अनुसार आत्मा पंच स्कंदों का संघात है, ओके। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक जो कहते हैं विनय पिटक, अभिदम्ब पिटक और सुख पिटक था, तो ये क्या है? त्रिपिटक। ये तीन दर्शन माने जाते हैं, जिसमें एक में दर्शन है इनके उपदेशों का, बौद्ध के उपदेशों का, और जिनमें से एक में क्या है, एक में इनके शिष्यों के बारे में, भिक्षुकों के बारे में कहा गया है, और एक में इनके जीवन से रिलेटेड कुछ बातें हैं। तो खैर इसका आप डिस्क्रिप्शन पूरा पढ़ेंगे, इसका आप पूरा थियोरटिकल इसको पढ़ेंगे। फिलहाल आप इसका ऑब्जेक्टिव देख लीजिए और आंसर करते जाइए, है ना। मध्यम निकाय किस दार्शनिक संप्रदाय से संबंधित है? तो मध्यम निकाय जो है बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है, बौद्ध दर्शन से संबंधित है। आगे देखते हैं। देखिए, शील, प्रज्ञा और समाधि तीनों बौद्ध धर्म की हैं, है ना। शील, प्रज्ञा और समाधि तीनों बौद्ध धर्म की क्या हैं? ये बौद्ध धर्म की आधारशिला हैं। कौन कौन सी? शील, प्रज्ञा और समाधि किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। क्या ये आधारशिला है? आगे देखिए, प्रत्युत समुत्पाद के अनुसार। प्रत्युत समुत्पाद ये वर्ड है ना, बड़ा स्पेशल है, बताएंगे हम आपको बाद में, ठीक है। इसके बारे में बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं होती है प्रत्युत समुत्पाद के बारे में, कि इसका बिल्कुल वास्तविक अर्थ क्या होता है। तो यहाँ दे रखा प्रत्येक घटक सकारण है। क्या दे रखा है? प्रत्येक घटक सकारण है। आगे देखिए, भारतीय दर्शन के निम्नलिखित सिद्धांतों में से किसमें कहा गया है कि आत्मा सार तत्व नहीं है? आत्मा को सार तत्व बताने से मना किया कि आत्मा सार तत्व नहीं है। किसमें कहा गया है? तो ये जो बताया है ना, ये किस में बताया है? ये बौद्ध दर्शन में बताया गया कि आत्मा कोई सार तत्व नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, आठवां, अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा किसने दी थी? अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी थी बौद्ध ने, ठीक है। किसने दी थी? बौद्ध ने, ठीक है। तो अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा किसने दी थी? बौद्ध ने। अच्छा, यदि यहाँ पे योग आ जाता तो योग में तो अष्टांगिक मार्ग था कि नहीं था, है? लेकिन अष्टांगिक मार्ग यहाँ क्या है? आपने बड़ा अच्छी तरह पढ़ा हुआ बौद्ध के बारे में, नहीं पढ़ा तो पढ़ाएंगे, टेंशन मत लेना। कल पूरा इसको विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी तो यही वीडियो आपको बहुत लेट मिलेगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो इसमें आंसर लगाएंगे आप बौद्ध, ठीक है। आगे देखिए, क्या बौद्ध मत को निराशावादी कहा जाना चाहिए? आपके विचार पूछ रहे हैं ये कि क्या बौद्ध मत को निराशावादी कहा जाना चाहिए? तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि भैया हम निराशावादी कह ही नहीं सकते किसी धर्म को या किसी ग्रंथ को या किसी चीज़ को, है ना। बौद्ध धर्म को निराशावादी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यह दुख से निकलने का मार्ग दिखलाता है। ये नहीं है, इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। आंसर क्या होगा? सी। आगे देखिए, प्रत्युत समुत्पाद संबंधित है। प्रत्युत समुत्पाद किससे संबंधित है? तो ये है दुख के समुदाय से। किससे? दुख के समुदाय से। इन्होंने कहा था कि ये संसार दुख से भरा पड़ा है, इन्होंने इस तरह से कहा था, ठीक है। 11वां देखिए, सम्यक स्मृति का अर्थ है। सम्यक स्मृति का अर्थ क्या है? मन और देह के सही रूप को याद रखना। क्या है सम्यक स्मृति? यानी कि आप अपनी स्मृति में रहो, अपने ध्यान, आप अपने ज्ञान में रहो कि आप कर क्या रहे हो, कैसे हो, क्या हो, ठीक है। तो सम्यक स्मृति का मतलब होता है मन और देह के सही स्वरूप को याद रखना, कि मन ये है, हमारी देह ये है, ओके। आगे देखिए, निम्न समूहों में से कौन सा एक कारणता की 12 कड़ियों में शामिल नहीं है? इन सब में से कौन सा एक कारणता की 12 कड़ियों में शामिल नहीं है? तो ये शामिल नहीं है, कौन सा? देखिए, जन्म, अविद्या, इंद्रिय, सन्निकम, ये है। अविद्या विज्ञान नामरूप है, नामरूप वेदना तृष्णा है, लेकिन जन्म मृत्यु निर्वाण नहीं है। आंसर आप इसका लगाएंगे डी, यानी कि द।
13 में देखिए बौद्ध शिक्षा प्रदान की जाती है। तो बौद्ध शिक्षा कहाँ प्रदान करते थे? बौद्ध संघ मठ में भी होती थी, बौद्ध विहार में भी होती थी, संघाराम में भी होती थी, इन सब में होती थी। कहाँ होती थी? इन सभी में। ठीक है, आगे देखिए बौद्ध शिक्षा का प्रधान उद्देश्य था। बौद्ध शिक्षा का प्रधान उद्देश्य क्या था? जीवन में निर्वाण की प्राप्ति। क्या? जीवन में निर्वाण की प्राप्ति। 14 आंसर। 14 का पबजवा पबज्जा पबज्जा। हाँ, पबज्जा कैसे कैसे कहते थे? पबज्जा किसे कहते थे? तो ये मठ में प्रवेश का एक संस्कार हुआ करता था कि मठ में प्रवेश करने के लिए आपको एक संस्कार कराना पड़ेगा, उसे कहते थे पबज्जा। ठीक है, जाने क्या ही पढ़ रहे हैं हम, पता नहीं। पबज्जा कहा जाता था। जैसे मठ में प्रवेश यदि आपको करना है, आपको भिक्षु बनना है, तो आपको पबज्जा कराना पड़ेगा। ओके। 16 में देखिए बुद्ध काल में बौद्ध शिक्षा का माध्यम था। आपको अभी भी बताया गया था कि बौद्ध भाषा क्या थी वहाँ पर उस समय। तो बुद्ध काल में बौद्ध शिक्षा का माध्यम क्या रहा होगा? पाली ही रहा होगा ना। क्या था? पाली। और यदि यहीं पर महावीर स्वामी के समय की बात की, जैनिज्म की बात की जाए, तो वहाँ क्या था? अर्धमागधी और प्राकृत। ठीक है, याद रखना इन दोनों में डिफरेंस। आगे देखिए बौद्ध धर्म में समस्त दुखों से मुक्ति की अवस्था को कहा जाता है। जब आप समस्त धर्म से, समस्त दुखों से मुक्त हो जाते हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं निर्वाण प्राप्ति। क्या कहते हैं? निर्वाण प्राप्ति। ओके, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा ही लगाइए और आगे बढ़ते जाइए और पढ़ते जाइए। ठीक है, ये जाने क्या क्या खुल जाता है पता ही नहीं है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते जाइए और पढ़ते जाइए, वो आवश्यक है। इनको याद ज़रूर रखना, अच्छी तरह से रिवीजन कर लेना। इनका जो विस्तार हम करेंगे वो कल करेंगे। ठीक है, अभी आप देख लीजिए कुछ प्रश्न और हैं। अभी आपने बौद्ध पढ़ा और ये जैनिज्म आ गया। ठीक है, अब जैनिज्म के बारे में आप देख लीजिए कि जैनिज्म में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जैन धर्म से। और ये जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों ही हम लोग बढ़िया अच्छी तरह से पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ हम लोग करेंगे कल। ठीक है, अभी देख लीजिए इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैन दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य हैं। तो जैन दर्शन में शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से बताए गए थे? सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। ठीक है, उन्होंने क्या बताया था शिक्षा के उद्देश्य? सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। आचरण यानी कि चरित्र। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। आंसर क्या होगा? डी। आगे देखिए जैन दर्शन के अनुसार, आगे पूछा है कि जैन दर्शन के अनुसार क्या है? सत अपरिवर्तनीय नित्य द्रव्य है। जैन दर्शन के अनुसार क्या है? सत्य अपरिवर्तनीय नित्य द्रव्य है। तीसरा देखिए जैन दर्शन के अनुसार पूर्ण ज्ञान की अवस्था को क्या कहते हैं? जैन धर्म दर्शन में जब पूरी तरह से कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ज्ञान। ठीक है, क्या कहते हैं? उसे ज्ञान ही कहते हैं। ओके, जैन दर्शन के अनुसार पूर्ण ज्ञान की अवस्था को ज्ञान कहते हैं। आगे देखिए चौथा देखिए जैन दर्शन के अनुसार मोक्ष की अवस्था में आत्मा अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख और वीर्य में होती है। जैन दर्शन के अनुसार मोक्ष की अवस्था में आत्मा अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख और वीर्य में होती है। तो क्या होगा चौथे का आंसर? इसका आंसर होगा सी यानी कि स। ओके, आगे चलते हैं। जैन दर्शन में पुद्गल का अर्थ है। तो जैन दर्शन में पुद्गल किसे कहा जाता है? जैन दर्शन में, जैन दर्शन जो पुद्गल है ना उसे कहते हैं जिसका संयोग और विभाग हो सके। ओके, कहाँ गया भाई, क्या ही कर दिया। जैन दर्शन में पुद्गल का अर्थ क्या है? जिसका संयोग और विभाग हो सके। पुद्गल संयोग और विभाग दोनों हो सके, जोड़ा जा सके, हटा और उसको अलग अलग भागों में भी किया जा सके। जैन दर्शन के अनुसार जीव के बंधन का हेतु है। जीव किस वजह से बंधा रहता है ये पूछना चाह रहे, तो आंसर क्या होगा इसका? जैन दर्शन के अनुसार जीव के बंधन का हेतु है। जीव के बंधन का हेतु क्या है? आसक्त है ना, आसक्त। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को जैन मत स्वीकार नहीं करता? जैन मत ने कौन सा सिद्धांत स्वीकार नहीं किया है? तो अनात्मवाद का जो सिद्धांत है वो स्वीकार नहीं करता है जैन। ठीक है, अनात्मवाद का सिद्धांत स्वीकार नहीं करता। आगे देखिए
आगे चलते हैं। जैन मत के अनुसार बंधन का कारण है। जैन मत के जो अनुसार है वो इसमें बंधन का कारण क्या है? आप लोग आंसर लगाए करो अपने आप, ठीक है। आंसर एक बार लगाया करो जिससे आपको ये समझ आता रहे कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ और मेरा कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको अपने आप किया कीजिए एक बार। बताइए, जैन मत के अनुसार बंधन का कारण है। तो लास्ट में इसका डी देखिए, आत्मा में पुद्गलों का अंतर्वाह। क्या हो? आत्मा में पुद्गलों का अंतर्वाह। पुद्गल का मतलब क्या होता है? जिसका संयोग भी किया जा सके और जिसको अलग अलग भी किया जा सके, ठीक है, उसे कहते हैं पुद्गल। तो जैन मत के अनुसार बंधन का कारण क्या है? आत्मा में पुद्गलों का अंतर्वाह, ठीक है। आगे देखते हैं। जैन मत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जैन मत के संदर्भ में कौन सा इनमें से सही नहीं है? तो इसको एक बार पढ़ के देख लीजिए। इसका और देखिए, जीव एक सीमित किंतु परिवर्तनशील आकार का नित्य द्रव्य है। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, यही सही नहीं है। इसका आंसर होगा पढ़ लीजिए दोबारा। जैन मत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये पहला वाला सही नहीं है। बाकी देखिए, केवल ज्ञान तो पूर्ण एवं सर्व समावेशी ज्ञान सही है। अजीव जीवन की चेतना से रहित मत ज्ञान मोक्ष प्रदायक सही है। केवल इसका आंसर क्या होगा? ए होगा इसका आंसर, ठीक है। यानी कि इसका आंसर होगा अ। आगे देखिए, जैन नीति शास्त्र में त्रिरत्न का विषय है। त्रिरत्न क्या है? 3 रत्न क्या है? अभी हमने आपको बताया था, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ठीक है। सम्यक दर्शन कहाँ है? ये इनमें से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये त्रिरत्न माने जाते हैं जैन धर्म के। और बुद्ध धर्म में क्या था? त्रिपिटक क्या था? बुद्ध धर्म में त्रिपिटक, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भी, ठीक है। अभी आपको बताया ना त्रिपिटक क्या क्या था, कौन कौन से उसमें पिटक थे? 3 पिटक। और यहाँ पर त्रिरत्न है, जैन धर्म में त्रिरत्न है और बौद्ध धर्म में त्रिपिटक, ठीक है। इन दोनों में बड़ा अंतर ध्यान रखना कि जैन धर्म में त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, लेकिन त्रिपिटक किसमें? बौद्ध धर्म में। और उसमें क्या क्या ये आप बताएंगे कि त्रिपिटक में क्या क्या आता है, ठीक है। आगे देखिए, जैन दर्शन में अहिंसा में निहित है। अहिंसा में क्या निहित है जैन दर्शन में? देखिए, किसी भी प्राणी का वध नहीं करना, सही है। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी प्राणी का वध न करना, ये भी सही है। किसी को भी किसी प्राणी का वध करने के लिए नहीं उकसाना, ये भी सही है। यानी कि आंसर होगा इसका डी, ठीक है। अहिंसा का मतलब बिल्कुल यही डी होगा। 12 देखिए, जैन नीति शास्त्र के 5 महाव्रतों में सम्मिलित है। तो इसमें 5 महाव्रत कौन कौन से हैं जैन मतावलंबियों के अनुसार? तो इसमें है अहिंसा, सत्यम, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। 5 आर्य सत्य, ठीक है। ये 5 चीज़ें हैं। ये अपने यहाँ भी पता नहीं है कहाँ प्रश्न चले जाते हैं, फिर बार बार पकड़ के लाने पड़ते हैं, खींच खींच के। तो देखिए, आप जानते ही हैं कि जैन धर्म में 5 महाव्रत बताए गए हैं, है ना। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, है ना। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य 5 है ना। तो उसमें देखिए कैवल्यम तो है ही नहीं, कैवल्यम भी नहीं है और यहाँ पर ऋतम भी नहीं है। तो ये तो अपने आप ही कट गए, कैवल्यम कैवल्यम ऋतम, क्योंकि थे ही नहीं ये। यहाँ सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह 5 बताए जाते हैं, 5 महाव्रत। पूछा जाए आपसे यदि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 5 महाव्रत किसने बताए, तो कह देना जैन ने, ठीक है, यानी महावीर स्वामी ने। और पूछ लिया जाए कि त्रिरत्न किस धर्म में आते हैं, तो आप बताएंगे जैनिज्म में। लेकिन त्रिपिटक किस में आते हैं, तो वो आते हैं बुद्धिज्म में, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर अभी हमने आज आपके ये फर्स्ट यूनिट के जो कुछ क्वेश्चन किए थे, ये फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन है सारे, ठीक है, जिसमें वैदिक काल और ये शिक्षा जो थी आपकी वैदिककालीन शिक्षा और स्वतंत्रता से पहले की शिक्षा, स्वतंत्रता से बाद की शिक्षा, और उसके अलावा जैनिज्म, बुद्धिज्म, और आपके जो विश्वविद्यालय हुए थे नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, इनके बारे में जो प्रश्न बन रहे थे कुछ कुछ, तो वो यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। इनमें से आने के काफ़ी हद तक चांसेस हैं, इसे अच्छी तरह पढ़ लेना। इसमें अभी हमने कुल 81 क्वेश्चन किए हैं, कुल 81 क्वेश्चन यहाँ पर लगभग 81 क्वेश्चन किए हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, आप देख लेना। खैर, आप बताना इनमें से कितने सही हैं, लेकिन 81 क्वेश्चन है जहाँ तक इसमें पूरे, ठीक है।
यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस तरह की वीडियो बना दिया करेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाए कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ओके, चलो, और कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि बहुत बच्चों के पास नोट्स बिल्कुल नहीं है। ओके, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, टेंशन लेना मत, अच्छी तरह पढ़ के जाना। और इसका जो जितना भी ये जो थियोरटिकल पार्ट है ना, वो हम चूँकि आप जानते ही हो कि यूनिट फर्स्ट के हमने बहुत सारी वीडियो डाली थी, 2-3 वीडियो डाली थी, बहुत सारी नहीं, 2-3 वीडियो डाली थी, तो उसमें काफ़ी तो हो ही चुका है। लेकिन जो बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और ये विश्वविद्यालयों के बारे में, ये हमने आपको नहीं बताया था, इसको हम कल बताएंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है और अभी वीडियो आज जाना, इस वाली वीडियो का पहुंचना पता नहीं कितनी देर में पहुंचेगी, देखा जाएगा। ठीक है, तो क्या है कि आप इसको फ़िलहाल कीजिए, और इसका जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है वो हम लोग करते हैं कल सुबह। ठीक है, सुबह ही करेंगे उसे, क्योंकि कल फिर हमें सेकेंड यूनिट में एंट्री मारनी है, कल सुबह ही करेंगे उसे, है ना। तो आपको वीडियो जल्दी ही मिल जाएगी, सुबह ही, परेशान मत होना। तो आप बताइए आपके 81 में से कितने सही हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ओके, और कोई बात कहनी हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, या पूरा प्रयास किया जाएगा आपकी हेल्प करने का। फिर मिलेंगे। ओके, चलते हैं, बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए, बाय।